तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नेटफ्लिक्स के ऊपर रिसेंटली रिलीज करी गई एक बहुत ही बेहतरीन साउथ इंडियन मिस्ट्री थ्रिलर क्राइम मूवी को। मूवी काफी बेहतरीन है, एंड तक भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार यहाँ पर जो विलन है वो करना क्या चाहता था। काफी मिस्टीरियस फिल्म है ये, आपको देखने में काफी मजा आएगा। ये नेटफ्लिक्स के ऊपर कई सारी भाषाओं में अवेलेबल है, हिंदी में भी आपको मिल जाएगी, आप जाकर इसको देख सकते हैं। लेकिन मैंने तो इसको ओरिजिनल भाषा में ही देखा था। ओरिजिनल में काफी ज्यादा अच्छा फील आता है, यहाँ पर कैरेक्टर काफी अच्छी एक्टिंग करते हुए नजर आते हैं। अब डबिंग में थोड़ी बहुत इधर उधर चीज हो जाती है, इसलिए मैंने इसको रियल भाषा में ही देखा था। बाकी इट वेलकम टू डेरी का एपिसोड 5-6 भी आ चुका है, इनकेस आपने मिस कर दिया है जाकर देख लीजिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन्ड कमेंट। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। अब देखो ये जो कहानी है वो पूरी की पूरी 6 दिनों की है। तो सबसे पहले तो हम किसी व्यक्ति को एक और आदमी को जंगल के अंदर कहीं ले जाता हुआ देख पाते हैं, और फिर वो आदमी जो होता है वो इस शरीर के अंदर आग लगा देता है और जंगल से बाहर निकल जाता है। एनीवेज अब यहाँ से कहानी वही 8 अप्रैल यानी कि डे 1 से शुरू होती है, जहाँ पर हम एक जर्नलिज्म चैनल को देख पाते हैं जिसका नाम बिग विजन टीवी होता है। और आज उनके शो पर अशोक नाम का एक पॉलिटिशियन आने वाला था। सभी लोग इसकी तैयारी कर रहे थे, लेकिन हम वहाँ के सीनियर इंचार्ज हरी को देखते हैं, जो कि शो की होस्ट नैना को बताता है कि अशोक यहाँ पर नहीं आने वाला। ये सुनकर नैना गुस्सा करती है क्योंकि उसने सारी तैयारी करी थी, लेकिन अब गेस्ट वहाँ पर नहीं था। तब हरी उनको ये बताता है कि उनके पास एक गेस्ट तो है, और उस गेस्ट का नाम कैलाश है, जो कि फिल्म इंडस्ट्री का राइजिंग सितारा है। मगर नैना इस चीज के लिए मना कर देती है क्योंकि कैलाश पर कई सारे केसेस थे, इंक्लूडिंग हरासमेंट का। तभी हरी ये कहता है कि वो उससे इसी बारे में सवाल पूछे और इससे कंट्रोवर्सी होगी, और कंट्रोवर्सी की वजह से उनको काफी हाई टीआरपी मिलेगी। लेकिन नैना अभी भी तैयार नहीं थी क्योंकि उनके शो पर आकर कैलाश अपनी पॉपुलैरिटी को और बढ़ाना चाहता था। फिर भी वो आखिर में मान जाती है और शो शुरू होने वाला होता है, और देश भर के लोग इस शो को देखते थे। मीनवाइल हम एक व्यक्ति को देखते हैं जो कि एक राइटर है, और इस आदमी का नाम एलागार होता है। अब एलागार अपना रोजमर्रा का काम करता है, जैसे कि नहाना, भगवान की पूजा करना, खाना खाना। जिसके बाद वो घर से बाहर आता है और अपने घर पर ताला लगाकर चाबी को फेंक देता है, जिसके बाद वो वहां से निकल जाता है। अब अगले सीन में हम उस शो को देखते हैं जो कि शुरू हो चुका था। यहाँ पर आते ही नैना ने कैलाश से उसके केसेस के बारे में पूछना शुरू कर दिया था। अब कैलाश ये सब सुनकर उसकी बातों का जवाब देता है और अपनी बातों को छुपाता है। यहाँ पर कैलाश ये बोलता है कि उसके ऊपर भले ही कितने भी केसेस हो, लेकिन उससे लोग प्यार करते हैं। तब भीड़ में से एक आदमी कहता है कि वो लोग पागल हैं, और भीड़ वाला ये आदमी एलागार ही था। उसकी बातें सुनकर सब हंसने लगते हैं, और कैलाश नैना से पूछता है कि ये सब क्या है। तब नैना कहती है कि ये ऑडियंस है, आम जनता है, और उसे ही इनका जवाब देना होगा। तब कैलाश उससे ये कहता है कि अगर वो इतना ही बुरा होता तो गवर्नमेंट उसे खुद पुरस्कार क्यों देती। जिस पर एलागार कहता है कि पैसे देकर गधे को भी पुरस्कार दिलवाया जा सकता है। यानी कि यहाँ पर काफी ब्रूटल रोस्ट किया था भाई ने। इसके बाद एलागार स्टेज पर आने लगता है, और तब नैना उसे वहीं से बैठकर बातें करने के लिए कहती है। लेकिन एलागार आज फुल मूड में था, वो उसे रोस्ट किए जा रहा था, जो कि कैलाश को पसंद नहीं आता। अब कैलाश इससे तंग आकर वहां से जाने लगता है क्योंकि उसकी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती हो रही थी। तब एलागार उसे वहीं पर रुकने के लिए कहता है, मगर कैलाश नहीं रुकता। तब वो उसे पैर में गोली मारता है, और ये होने के बाद सारी ऑडियंस और मैनेजमेंट की हालत खराब हो गई थी। सभी लोग लाइव शो से भागने लगते हैं, लेकिन एलागार सबको रोक देता है और कहता है कि कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। अब नैना एलागार से ये कहती है कि उन्हें डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा क्योंकि कैलाश का काफी खून बह रहा था। तब एलागार ये कहता है कि ये तो हीरो है ना, और इसे कहो कि खुद पैर पर हाथ रखकर अपना खून रोक ले। लेकिन इतना कहकर अब एलागार खुद उसके पास जाता है और यहाँ पर उसे एक कपड़ा देता है ताकि वो उसे बांधकर अपनी ब्लीडिंग रोक सके। अब यहाँ पर एलागार उसको ये कहता है कि वो आज नहीं मरेगा, लेकिन उसके अलावा कोई पर यहाँ पर तो होगा जो कि खत्म होगा, और वो भी 1 घंटे के अंदर। मीनवाइल हम पुलिस कार को देखते हैं जो कि शो की बिल्डिंग के पास जा रही थी, और इन सब में हम डीसीपी कबीर को देखते हैं। और यहाँ डीसीपी कबीर शो के सिक्योरिटी मैनेजमेंट से सवाल करता है कि उनका शो इतना बड़ा है, उसके बावजूद भी ये आदमी अंदर गन कैसे लेकर गया। जिस पर सिक्योरिटी ये कहती है कि एलागार कोई बंदूक नहीं लेकर गया था, और वो खाली एक छाता लेकर अंदर गया था। ये बात कबीर को अजीब लगती है क्योंकि आज तो बारिश भी नहीं हो रही थी, लेकिन इसी बीच वहां पर अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। अब शो में नैना एलागार से पूछती है कि वो मरने वाला इंसान कौन होगा, जिस पर वो बताता है कि उस आदमी का नाम नारायण है। अब यहाँ हरी अपने आदमियों से नारायण नाम के आदमी के बारे में पता करने के लिए कहता है। तभी कबीर प्लान बनाता है कि पहले वो लोग एलागार के डिमांड्स के बारे में पता करेंगे और फिर किसी तरह से अंदर घुसेंगे, लेकिन इसमें भी थोड़ा खतरा था। एलागार ने क्लियरली बोल दिया था कि यहाँ पर आज पुलिस आ जाए, आर्मी आ जाए, गवर्नमेंट आ जाए, यहाँ पर
एक आदमी तो मरेगा 1 घंटे के अंदर। अब यहाँ एलेगार नैना का फोन मंगवाता है ताकि वो पुलिस से बात कर सके। तब कबीर का कॉल नैना के पास आता है। कबीर एलेगार से उसकी डिमांड पूछता है, लेकिन एलेगार उसके फोन को काट देता है, मतलब कि उसकी कोई भी डिमांड नहीं थी और यही वो पुलिस को बता रहा था। यहाँ पर नैना एलेगार से ये सब करने की वजह पूछती है। तब वो उससे ये पूछता है कि क्या उसने क्रिम्सन स्काई किताब पढ़ी है, या फिर आई ऑफ अ हंटर, या फिर आर्यन, या फिर ब्लीडिंग हार्ट, जिस पर नैना कहती है कि इसमें से उसने कुछ भी नहीं पढ़ा। अब नैना जो थी वो ये बात समझ चुकी थी कि एलेगार एक राइटर है और उसी ने ये सारी किताबें लिखी हैं जिसके बारे में उसने बोला। वो ये पूछती है कि क्या वो राइटर है, जिस पर एलेगार कहता है कि वो एक फेल्ड राइटर है। पब्लिशर ने उससे कहा था कि उसमें क्रिएटिविटी की कमी है और उसे ये बुक्स कंप्लीट करने में 10 साल लग गए। इतना समय उसे इसलिए लगा क्योंकि उसने किताबों के लिए कई सारी रिसर्च और ट्रैवल किया था, लेकिन पब्लिशर को उसकी किताब को जज करने में मात्र कुछ ही मिनट लगे थे। तब नैना पूछती है कि क्या पब्लिशर का नाम नारायण है और क्या वो नारायण से गुस्सा है, जिस पर वो मना करता है। तब नैना पूछती है कि फिर बात क्या है, क्योंकि वो उसकी डिमांड तक नहीं बता रहा था, जिस पर एलेगार ये कहता है कि उसका हमेशा से एक सपना था कि लोग उसकी किताब को पढ़ें, उसे समझें, लेकिन उसे कभी ये मिला नहीं और इसलिए वो एक ऐसा प्लॉट लिखेगा जो कि लोगों को याद रहेगा और इस किताब के किरदार वही सब लोग हैं जो कि वहां पर मौजूद हैं। मतलब कि नैना भी अब उसकी किताब की किरदार थी। अब एलेगार नैना को बुक का प्लॉट बताता है। वो ये कहता है कि अगले 5 दिन में हर दिन एक शख्स मरेगा, मतलब कि 5 दिन 5 मौतें। और मैंने आपको कहा भी था कि ये टोटल जो कहानी है वो 6 दिन की है और यही उसका मेन प्लॉट है। और यहाँ पर जो मरने वाला शख्स होगा उसका नाम एलेगार उसके मरने से 1 घंटे पहले बता देगा। मीनवाइल हम कबीर को देखते हैं जो कि पूरी प्लानिंग कर चुका था। वो कहता है कि वो लोग बिल्डिंग में घुसेंगे, सबको सेव करेंगे और एलेगार को गिरफ्तार कर लेंगे। मीनवाइल एलेगार का प्लॉट सुनकर नैना कहती है कि ये घिसा पिटा प्लॉट है, इससे अच्छा तो वो खुद को पुलिस के हवाले कर दे, जिसके बाद उसे सिर्फ 5 साल की सजा होगी। और वैसे भी अब वो लाइव शो में आकर फेमस तो हो ही गया है, वो जेल में बैठकर भी किताब लिख सकता है क्योंकि उसने पहली किताबें लिखने के लिए 10 साल लिए थे, तो 5 साल तो ज्यादा वक्त नहीं होगा। लेकिन एलेगार को विश्वास था कि उसका प्लॉट सबसे अलग होने वाला है। मीनवाइल हरी पूरी ऑडियंस लिस्ट को चेक करता है, लेकिन उसमें नारायण नाम का कोई भी इंसान नहीं था और ये बात वो कम्युनिकेशन करके नैना को बताता है। लेकिन वो ये भी बताता है कि एलेगार का पूरा नाम ही नारायण एलेगार है, यानी कि एलेगार एन। एलेगार कहता है कि वो चाहकर भी इन 5 मौतों को नहीं रोक सकते और ना ही वो उसको पकड़ सकते हैं। यहाँ पर आप ये भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार हरी ने लाइव कट क्यों नहीं करी, और ऐसा इसलिए था क्योंकि एलेगार ने पहले ही बोल दिया था कि अगर लाइव कट हुई तो सबसे पहले नैना मारी जाएगी। और नैना और हरी जो थे वो काफी अच्छे दोस्त थे, जिसके चलते हरी इस लाइव शो को नहीं रोक रहा था। अब नैना बात कंफर्म करने के लिए पूछती है कि क्या वही नारायण है, जिस पर वो हाँ बोलता है। कहता है कि हाँ वही है नारायण, लेकिन पहले वो एलेगार था और उन लोगों ने मिलकर उसे नारायण बना दिया। यहाँ पर मतलब साफ था कि उसकी सालों की मेहनत की किसी ने कदर नहीं करी थी, इसलिए उसने अपने आप को बदल दिया एक ऐसी पर्सनैलिटी के अंदर जो कि वो कभी भी बनना नहीं चाहता था। नैना उसे कहती है कि वो अपने आप को क्यों मारेगा, और अगर मारेगा तो बाकी की मौत कैसे होगी, उन्हें कौन खत्म करेगा। यहाँ पर कंफ्यूजन काफी बढ़ चुका था। तभी एलेगार उसे कहता है कि उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा बहुत जल्दी। अब यहाँ पर एलेगार नैना को कुछ बातें बताता है, जैसे कि नैना इस स्टोरी की हीरोइन है, लेकिन हीरो की एंट्री तो अभी हुई नहीं थी और विलन तो खुद एलेगार ही है। और इतना कहकर वो अपने आप को शूट कर लेता है। और भाई साहब ये वाली चीज बहुत ही ज्यादा शॉकिंग थी। खैर इसके बाद अगले दिन हम कुछ सीनियर ऑफिसर्स को आपस में बात करते देखते हैं, जहां पर वो कह रहे होते हैं कि अगर एलेगार खत्म हो चुका है तो शायद उनको केस को बंद कर देना चाहिए, लेकिन इस केस में कुछ तो मिसिंग था जिसे सॉल्व करना जरूरी है, और इसलिए वो लोग एक नए डीसीपी के हाथों ये केस देते हैं जिसका नाम नंबी होता है। खैर अब हम नंबी को कोर्ट में देखते हैं, जहाँ पर वो अपनी बीवी अनीता के साथ था। दरअसल अनीता नंबी से तलाक चाहती थी क्योंकि नंबी काम में ही उलझा रहता और उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया करता था, और तो और पति पत्नी होने के बावजूद भी दोनों बहुत कम मिला करते थे। इसलिए अनीता ने तलाक की अर्जी डाली थी, लेकिन नंबी तलाक नहीं चाहता था क्योंकि वो अनीता को बहुत प्यार करता है। लेकिन कोर्ट के अंदर डेट आगे बढ़ा दी जाती है ताकि दोनों अच्छे से फैसला कर सकें, सोच समझ सकें। बाहर अनीता नंबी से कहती है कि उसे उसकी परवाह है, लेकिन वो उससे अब प्यार नहीं करती। और ये बात सुनकर नंबी को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि वो उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता था और वो पिछले 8 साल से साथ थे, और अनीता नंबी को एक क्राइम सीन के दौरान मिली थी। खैर अब नंबी नैना से मिलने जाता है केस के सिलसिले में, यानी कि जो कुछ भी हुआ था। अब वहां पर वो उससे डिटेल्स लेता है कि आखिर क्या क्या हुआ था, उसने आखिरकार यही शो क्यों चुना था। खैर अब नंबी जो होता है वो यहाँ पर सारी डिटेल्स नैना से ले रहा होता है कि आखिरकार हुआ क्या क्या था, और आखिरकार एलेगार ने यानी कि नारायण ने यही शो क्यों चुना, जिस पर नैना कहती है कि ऑब्वियस सी बात है हाई टीआरपी और पॉपुलैरिटी के लिए। लेकिन यहाँ पर एक और वजह थी। दरअसल उसने ये शो को चुना था उसकी टाइमिंग के हिसाब से। शो के अंदर एंटर होने से पहले उसने सीसीटीवी कैमरास तक को भी हैक किया था और सब कुछ उसके कंट्रोल में था। यहाँ पर नंबी उसके घर पर भी छानबीन करता है, जहाँ से उसे पता चलता है कि उसका एक बेटा है जिसकी उम्र 18 साल की है और उसका नाम है सूर्या।
साथ ही साथ उसकी बीवी के बारे में उसको पता लगता है कि उसकी बीवी का नाम एलिस था जो कि क्रिश्चियन थी, लेकिन एलागार के साथ कोई भी नहीं रहता था, वो अकेला ही रहा करता। एलागार के बेटे के बारे में उसको पता चलता है कि वो काफी ज्यादा लड़ाकू लड़का है और उसकी किसी से भी नहीं बनती थी। अब यहाँ पर चीजें काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही थी, वो इसलिए क्योंकि एलागार के बारे में सब कुछ पता होते हुए भी कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था कि आखिरकार उसने ऐसा किया क्यों। लेकिन इसी बीच उन्हें कुछ जली हुई चीजें मिलती हैं जो कि एलागार के द्वारा जलाई गई थी, जिसके अंदर एक खाली नोटबुक भी मौजूद थी। अब नंबी के हिसाब से एलागार ने ये सब अटेंशन के लिए तो नहीं किया था, और जो गन उसने इस्तेमाल करी थी वो अरेंज करना भी इजी नहीं था। नंबी को वो आदमी भी मिल गया था जिसके जरिए एलागार ने गन को स्टूडियो में रखवाया था। और एक और इंटरेस्टिंग डिटेल ये है कि जब यहाँ पर ये स्टूडियो वाला सीन हो रहा था उसी वक्त यहाँ पर दो आदमी आपस में बात कर रहे थे कि वो पागल यहाँ पर आया था, उसने हमसे कुछ दवाइयां ली थी, और इसी के चलते यहाँ पर कुछ चीजें काफी वियर्ड होती जा रही थी कि आखिरकार यहाँ पर एलागार का असली मकसद था क्या। दरअसल स्टूडियो के अंदर फोन अलाउड नहीं था, इसलिए एलागार ने एक बक्से के अंदर गन को रखा था और वहाँ के कर्मचारी को उसने 200 रुपये दिए थे, ये कहते हुए कि इस बक्से के अंदर फोन है जिससे कि वो अंदर रिकॉर्डिंग करना चाहता है क्योंकि वो कैलाश का फैन है। अब वहाँ का जो कर्मचारी था उसने इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और यहाँ पर 200 रुपए के लिए बक्से को अंदर रख दिया। और इन सब में वो एक बात भूल रहे थे कि आज सेकंड डे है जब एलागार का दूसरा विक्टिम खत्म होने वाला था, लेकिन कुछ भी उनको सुराग नहीं मिला था कि विक्टिम कौन होने वाला है। और तभी शॉकिंगली शाम को स्ट्रीट एलईडी पर एलागार का एक वीडियो चलने लगता है जिसके अंदर वो ये कहता है कि सब उसे भूल तो नहीं गए क्योंकि आज उसका दूसरा विक्टिम खत्म होगा जिसका नाम अशोक है। और ये सुनकर हर जगह पर हड़कंप मच गया था क्योंकि जितने भी अशोक नाम के लोग थे वो डरने लगते हैं, इवन पॉलिटिशियन अशोक भी डर रहा था। नंबी भी सोचता है कि आखिरकार कौन अशोक हो सकता है जिसके साथ गलत होगा। अब यहाँ पर जो वीडियो रिलीज हुई थी वो प्री रिकॉर्डेड थी, और हाँ, नंबी के हिसाब से कोई ना कोई तो है जो कि एलागार की बाहर से हेल्प कर रहा है हैकिंग वगैरह करने में, यानी कि उसी स्ट्रीट के एलईडी को हैक करा गया होगा। खैर रात में हम अशोक नाम के एक सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं जो कि टेलीफोन बूथ पर जाता है अपने बेटे को कॉल करने के लिए, लेकिन उसकी पोती फोन उठाती है और तभी टेलीफोन बूथ पर ब्लास्ट हो जाता है और वो आदमी खत्म हो गया था। इसके बाद नंबी आता है जहां पर एक इन्वेस्टिगेशन टीम भी आई थी जिनसे उनको पता लगता है कि यह धमाका RDX एक्सप्लोजिव के जरिए कराया गया है और इस एक्सप्लोजन को इस तरह से प्लान करा गया था जिससे कि खाली टारगेट मारा जाए और दूसरों को कुछ भी ना हो। अब यहाँ पर तीसरा दिन शुरू होता है जहाँ पर नंबी अशोक के घर पर आता है। अशोक के घर पर उसे एक पेटी मिलती है जिसमें उसकी कई सारी पुरानी फोटोज थी और साथ ही साथ उसमें उसकी पोती की भी फोटो मौजूद थी। इन सबसे उसको पता लगता है कि अशोक जो था वो असल में बहुत पहले आर्मी में था। साथ ही साथ नंबी को बहुत कुछ पता चलता है जैसे कि एलागार ने वो गन ब्लैक मार्केट से खरीदी थी। अब बात करी जाए हैकिंग के बारे में तो जो एलागार था उसने इंजीनियरिंग करी हुई थी और उसको हैकिंग बहुत अच्छे से आती थी। उसने ये सब पहले से ही सेट किया हुआ था, मतलब कि ये वीडियो कब टेलीकास्ट होगी सब कुछ पहले से प्री प्लान था और जहां तक उसको लगता है एलागार ने ये अकेले ही प्लान किया होगा। अब नंबी तभी नैना को कॉल करके पूछताछ करता है कि खत्म होने से पहले एलागार ने कौन कौन सी बुक्स का जिक्र किया था, जिस पर वो सारी किताबों का नाम लेती है इंक्लूडिंग आर्यन। लेकिन आर्यन किताब तो कहीं पर भी अवेलेबल नहीं थी, विच मीन्स आर्यन किताब भी वो किताब है जो की हो सकती है एलागार के केस को सॉल्व करने के लिए। अब नंबी सबसे पहले अशोक के बेटे से पूछताछ करता है लेकिन उसे कोई भी ज्यादा जानकारी नहीं मिलती, इवन उसे एलागार के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जिसके बाद वो एलागार के बेटे से पूछताछ करते हैं। जी हाँ, इन्हें एलागार का बेटा मिल गया था जो कि इन लोगों से भाग रहा था। अब यहाँ नंबी उससे उसके पिता के बारे में पूछताछ करता है। तब सूर्य बताता है कि वो अपने पिता से ज्यादा बात करता ही नहीं था, और तो और जब बात करता था तब उसके पिता एक ही बात कहते थे कि वो कुछ बड़ा करना चाहते हैं। उसने उसे एक किताब भी दी थी जो कि सूर्य ने आज तक नहीं पढ़ी, ना ही वो पढ़ना चाहता था। तब नंबी पूछता है कि क्या उस किताब का नाम आर्यन था। तब वो मना करता है कि उसे कुछ नहीं पता क्योंकि वो किताब उसने उसे 2 साल पहले दी थी। अब यहाँ पर सूर्य उसे एक जानकारी देता है। वो बताता है कि कई बार रात में वो अपने पिता की आवाज सुनता था और जब वो चेक करता था तब उसे उसके पिता मिट्टी में गंदे मिलते थे। एनीवेज अब इसके बाद में नंबी एक बुक पब्लिशर के पास में जाता है और उससे पूछताछ करता है कि एलागार की किताबों की रॉयल्टी किसके पास जाती है। तब वो ये बताता है कि वो जो पैसा है वो एडवोकेट के पास जाता है, लेकिन वो कौन है किसी को भी नहीं पता। एलागार कहता था कि वक्त आने पर वो खुद उनके सामने आएगा। जिसके अंदर पहला खून जो हुआ था वो एलागार का खुद का हुआ था, वो भी उसी के हाथों, और इसे एलागार ने अपनी लिस्ट में ऐड किया था। मतलब कि फर्स्ट डे फर्स्ट किल एलागार ही था। यहाँ पर एलागार जो था वो लोनली मैन था, बिल्कुल अकेला, और सेम अशोक भी अकेला था और उसके बेटे ने उसे घर से निकाल दिया था और वो उससे बात तक नहीं करता था। सो अकॉर्डिंग टू नंबी एलागार का यहाँ पर लोगों को मारने का जो पैटर्न था वो यहाँ पर उन लोगों का था जो कि अकेले हैं, मतलब कि लोनली ओल्ड मैन, और यही बात वो अपने सीनियर को बताता है। लेकिन उसका ये पैटर्न प्रेडिक्शन जो था वो फेल हो गया था क्योंकि रात में एलागार का वीडियो एक टीवी चैनल की जगह पर चलता है, मतलब कि वो टीवी चैनल हैक हो चुका था, जिसके अंदर एलागार ये कहता है कि इक्वालिटी, वो जेंडर इक्वालिटी में बिलीव करता है,
इसलिए उसकी नेक्स्ट विक्टिम रजिया होगी। और उसकी बातें सुनकर वो हैरान रह जाते हैं और सीनियर ऑफिसर नम्बी पर गुस्सा करता है क्योंकि उसने तो ये कहा था कि उसका शिकार खाली लोनली ओल्ड मैन होंगे, तो फिर ये सब क्या है। खैर अब नम्बी का सीनियर उसको ये कहता है कि वो जल्दी से जल्दी उस रजिया नाम की औरत को ढूंढना शुरू करे क्योंकि उन्हें किसी भी तरह उसको बचाना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक भी खून और हुआ तो पूरे स्टेट के अंदर पैनिक मच जाएगा। मीनवाइल हम रजिया नाम की लेडी को देखते हैं जो कि एक ट्रेडिशनल डांसर थी और रजिया असल में एक मुस्लिम थी। तभी हम रजिया को स्टेज पर परफॉर्म करते हुए देखते हैं और परफॉर्म करते हुए उसकी नाक से खून आने लगता है और वो गिर पड़ती है, यानी कि वो वहीं ऑन द स्पॉट मारी गई थी, यानी कि ये लोग इसकी भी मौत को नहीं रोक पाए। खैर अब अगला दिन आता है जहां पर नम्बी हॉस्पिटल के अंदर था और वहां पर उसे रिपोर्ट्स के बारे में पता लगता है। रजिया की रिपोर्ट के अंदर आया था कि रजिया की मौत असल में साइनाइड नाम के जहर से हुई है और ये पॉइजन उसके मेकअप के अंदर मिलाया गया था। ये चीज काफी ज्यादा प्लानिंग से सेट करी गई थी, इसलिए नम्बी हर एक चीज अच्छे से इन्वेस्टिगेट करता है, लेकिन फिर भी उसके हाथ कुछ खास सुराग नहीं लगता। इवन सीसीटीवी फुटेज के अंदर भी कुछ नहीं था। जिसके बाद हमें रजिया और अशोक की डॉक्यूमेंट्री बताई जाती है जहां पर हमको ये पता चलता है कि अशोक बहुत ही बहादुर था। उसने अपने आर्मी वाले टाइम पर 6 साथियों को मौत से खेलकर बचाया था। वहीं रजिया एक डांसर थी और वो अपने एरिया में गरीब बच्चों को डांस सिखाया करती, लेकिन इससे सोसाइटी को बहुत दिक्कत थी कि रजिया एक मुस्लिम होकर यहाँ पर भरतनाट्यम कैसे कर सकती है और सिखा सकती है। और इसी चीज को लेकर हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटी वालों ने रजिया की डांस क्लास को बंद करवा दिया था। साथ ही साथ उसको बहुत ही जलील भी करा गया। यहाँ पर अब मौत का पैटर्न थोड़ा सा सिमिलर सा हो गया था। जैसे अशोक अपने काम में ऑनेस्ट हुआ करता था, रजिया भी अपने काम में अच्छी और ऑनेस्ट हुआ करती थी। अब यहाँ पर गुत्थी सुलझाने की जगह और भी ज्यादा उलझती जा रही थी। खैर इसी बीच नम्बी को उस शख्स के बारे में पता लगता है जिसने अलगार को RDX दिया था। अब नम्बी जल्दी से उसे पकड़ने के लिए जाता है। जिस आदमी को नम्बी पकड़ने जा रहा था वो ऐसे ही इलीगल कामों में था जिसका साथ उसका बड़ा भाई बलराम दिया करता। खैर नम्बी को वो आदमी मिल गया था, लेकिन नम्बी को देखते ही वो एकदम यहाँ पर भागना शुरू करता है। नम्बी उसका पीछा करते हुए उसी के इलाके में चला गया था जहाँ पर कई गुंडे उस पर हमला करते हैं, लेकिन नम्बी जो होता है वो उन सबकी बैंड बजा देता है और फिर बलराम के भाई को पकड़कर थाने ले आता है। अब बलराम का भाई कन्फेस करता है कि हाँ उसने RDX और साइनाइड सप्लाई किया था और एलागार ने जरूरत से ज्यादा पैसे दिए थे उसको, इसलिए उसने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे। लेकिन उसके बावजूद एलागार ने 2 केमिकल्स और मांगे थे जो कि बलराम के भाई के पास नहीं थे। मींस उसने बाकी खून भी पॉइजन से ही प्लान करे हैं। अब ये सारी चीजें तो क्लियर हो चुकी थी, लेकिन नम्बी के अकॉर्डिंग उन्हें और मेहनत करनी होगी क्योंकि विक्टिम का नाम अनाउंस होने के बाद उनके पास सिर्फ 1 घंटा होता है और 1 घंटे में उन्हें उस विक्टिम को मरने से पहले ढूंढना होगा। सेम चीज एलागार ने कही थी टीवी के ऊपर कि मरने वाला जो होगा वो 1 घंटे के अंदर खत्म हो जाएगा, और ये पैटर्न आने वाले जो खून हो रहे थे उसके अंदर बिल्कुल सिमिलर था। एनीवेज अब सीन जो होता है वो शाम पर आता है जहां पर सबके टेलीग्राम के ऊपर एक वीडियो आती है जो कि एलागार की ही थी और अब वो अपना अगला शिकार अनाउंस करने वाला था। लेकिन इससे पहले वो ये बात बताता है कि ये सारे खून उसने अकेले ही किए हैं और लोगों को यकीन दिलवाने के लिए वो एक वीडियो शेयर करता है जिसके अंदर वो टेलीफोन बूथ पर RDX लगा रहा था और ये सब उसने परफेक्ट कैलकुलेशन के चलते किया था। यहाँ पर अब वो अपना नेक्स्ट विक्टिम अनाउंस करता है जिसका नाम वो युवराज बताता है। ये सुनकर सारे लोग हैरान थे और सभी अपने अपने पहचान वाले युवराज को कॉल मिला रहे थे। अब तो पुलिस भी इस काम में लग चुकी थी। आज चौथा दिन था, मतलब कि चौथा विक्टिम यहाँ पर मरना तय है। अब नम्बी बहुत युवराज के बारे में पता लगवाता है, लेकिन कोई भी युवराज उसके विक्टिम के पैटर्न से मैच नहीं कर रहा था। अब यहाँ पर गुत्ती फिर से और ज्यादा उलझ गई थी क्योंकि एक नाम के कई लोग होते हैं और इसी इन्वेस्टिगेशन के चलते रात के 11 बज जाते हैं, लेकिन कोई भी नहीं खत्म होता। शायद उसका प्लान फेल हो गया था, ऐसा नम्बी और बाकियों को लग रहा होता है। खैर अब नम्बी के सीनियर ऑफिसर उसे आराम करने के लिए कहते हैं। अब नम्बी घर जाते वक्त भी इसी केस के बारे में सोच रहा था क्योंकि ये उसकी जिंदगी का सबसे ज्यादा पेचीदा केस था। मीनवाइल हम बलराम को देखते हैं जो कि अपने भाई की गिरफ्तारी से बहुत ही ज्यादा नाराज था और वो नम्बी को मारना चाहता था। और इसी के साथ में 5वां दिन आ गया था जहां पर हम युवराज नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं जो कि असल में एक सी डाइवर था। वो सी को पॉल्यूशन से बचाने के लिए अक्सर प्रोटेस्ट करता रहता और वो भी अंडर सी में जाकर, यानी कि वो डीप सी डाइवर था। लेकिन आज कुछ अजीब होता है, जब वो अंडर वाटर गया तब उसकी जान चली गई। उसके साथी ने पुलिस को कॉल करके सब कुछ बता दिया था। तभी स्पॉट पर नम्बी और बाकी लोग आ जाते हैं जहां पर नम्बी को पता चलता है कि युवराज की मौत पानी के अंदर दम घुटने से हुई है। लेकिन दम कैसे घुटा, उसने तो सिलेंडर पहन रखा था। और तब जाकर हमको एक्सप्लेनेशन समझ में आती है। दरअसल युवराज के ऑक्सीजन टैंक के अंदर खाली ऑक्सीजन भरा हुआ था, लेकिन होता यह है कि अक्सर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स करी जाती है, लेकिन प्योर ऑक्सीजन सेहत के लिए अच्छी नहीं होती और इसी के चलते उसकी मौत हो गई। मतलब कि यहाँ पर काफी ज्यादा स्मार्ट तरह से उसका खून करा गया था और इसकी तारीफ इसलिए हो रही है क्योंकि ये प्री प्लान्ड खून था। और यहाँ पर जो नम्बी होता है वो बिल्कुल नंब हो गया था।
देखा यहाँ पर मैंने क्या किया। एनीवेज यहाँ पर उसका दिमाग हिल चुका था क्योंकि एक और मौत उसके सामने हो गई थी और वो कुछ भी नहीं कर पाया। अब नम्बी थोड़ा दिमाग लगाता है और उसको समझ में आता है कि ये पूरी चीजें जो हो रही हैं वो असल में उसकी किताब के हिसाब से हो रही थी, मतलब कि ये सब किताब का प्लॉट है और बुक का नाम है आर्यन। आर्यन इसका नाम इसलिए है क्योंकि जिन 5 लोगों को वो मारेगा वो इस किताब के टाइटल के नाम से थे, जैसे कि एलागार, ए से अशोक, आर से रजिया, वाई से युवराज और अब 2 अल्फाबेट बचे हुए थे जिसमें है ए और एन, जिसमें कौन मरने वाला है किसी को भी नहीं पता। अब नम्बी यहाँ पर और चीजें फाइंड आउट करता है जहाँ पर वो अपने सीनियर के सामने ये बताता है कि जितने भी लोग मारे गए थे वो सब अपने एक शेड्यूल की वजह से मारे गए थे, मतलब कि वो चीज वो अक्सर किया करते थे, जैसे कि अशोक हर 2 दिन में अपने बेटे को कॉल करता था अपनी पोती से बात करने के लिए। रजिया जो थी वो स्टेज परफॉर्मेंस दिया करती थी और तभी वो मेकअप भी लगाती थी, और युवराज जो था वो अक्सर डीप सी डाइविंग करके प्रोटेस्ट करता था और ये खून कोई आम खून नहीं थे और इसलिए एलागार ने सालों तक उनके रूटीन पर ध्यान रखा होगा और उनको ऑब्जर्व किया होगा और उनकी ये एक्टिविटी नोट करके उसने ये सब प्लान किया। लेकिन सीनियर पूछता है कि वो लोग ये सब कैसे रोकेंगे। अब तभी नम्बी एक टेक्नीशियन को हायर करता है और टेक्नीशियन ये बताता है कि आखिरकार एलागार मैसेजेस कैसे भेजता है। दरअसल इसको अंजाम देने के लिए उसने पाइथन स्क्रिप्टिंग प्लस क्रॉन जॉब के जरिए ये सब किया है और ये सारी वीडियोस ऑटोमेटिकली जा रही थी, इस तरह से इसको सेट करा गया था। लेकिन अब बात ये थी कि उसका अगला विक्टिम कौन होगा। इसी बीच नम्बी को एलागार के एडवोकेट के द्वारा बुलाया जाता है और एडवोकेट नम्बी को वसीयत दिखाता है जो कि एलागार ने 2 हफ्ते पहले लिखी थी, जिसके हिसाब से एलागार अपनी किताब की रॉयल्टी, किताब के राइट, उसकी प्रॉपर्टी सब कुछ एक संस्था को दान कर रहा है, जिसके अंदर पुलिस वेलफेयर फंड, केयर इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, नाइटिंगेल वेलफेयर जिसमें नर्सेस वेलफेयर चैरिटी होती है, आर्मी वेलफेयर, टीचर वेलफेयर फंड और ग्रीन पीस फंड यानी कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन फंड को डोनेट करा गया है। अब यहाँ से हमको ये समझ में आता है कि एलागार ने अपने विक्टिम से रिलेटेड ही फंड किए थे, जैसे आर्मी फंड अशोक के लिए, टीचर वेलफेयर फंड रजिया के लिए, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन फंड युवराज के लिए, मतलब कि उसके सारे विक्टिम्स और कोई नहीं बल्कि पब्लिक एक्टिविस्ट होंगे। और अब उसका अगला टारगेट या तो नर्स डॉक्टर से रिलेटेड होगा या फिर वुमेन राइट एक्टिविस्ट हो सकती है, क्योंकि केयर इंडिया ऑर्गेनाइजेशन एक वुमेन राइट्स एनजीओ है। अब इसी बीच एक और वीडियो मीडिया के जरिए लोगों के सामने आ गई थी, जिसके अंदर वो बताता है अपने नेक्स्ट विक्टिम के बारे में जिसका नाम आशा होगा। ये सुनते ही नम्बी और उसकी टीम काम पर लग जाती है। उन्हें आशा नाम की एक नर्स के बारे में पता लगता है। एलागार के केस में उसके विक्टिम का एक बुरा पास्ट होता है और जिस आशा के बारे में उन्होंने पता लगाया था वो आशा एक नर्स होती है और उसका पति भी उसके साथ ही नर्स वाला ही काम करता था। उसने और उसके पति ने कोविड-19 के दौरान कई मरीजों का साथ दिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके पति को भी कोविड ने घेर लिया और फिर वो जिंदा नहीं बच पाया। लेकिन उस वक्त समय बहुत खराब था, इसलिए आशा से सभी लोगों ने उसकी जॉब तक छीन ली थी। उसे कोविड ना होते हुए भी क्वारंटीन में रख दिया गया था। सबसे बड़ी बात कि आशा को उसके पति का कोई भी कंपनसेशन भी नहीं मिल पाया। यहाँ पर नम्बी समझ गया था कि ये आशा वही आशा होगी, इसलिए वो जल्दी से उसके घर पर जाता है। लेकिन वहां से उसको पता लगता है कि आशा अपने पति की ग्रेव पर गई है क्योंकि आज उसके पति की डेथ एनिवर्सरी थी। नम्बी जल्दी से वहां पर जाता है जहां पर वो आशा को देखता है जो कि अपने पति को कैंडल लगा रही थी, यानी कि उसकी कब्र के सामने। नम्बी चैन की सांस लेता है क्योंकि आशा अभी तक सही सलामत थी। वो आशा के पास आता है और उसे ये कहता है कि उसकी जान को खतरा है और इसलिए उसे उनके साथ जाना होगा। और फिर नम्बी उसे पुलिस की कार में बैठा देता है, लेकिन वो देखता है कि उसकी उंगली पर खून है और ये खून आशा का ही था। नम्बी जल्दी से आशा वाला व्हीकल रुकवाता है और आशा को देखता है जो कि अब जिंदा नहीं थी। दरअसल उस कैंडल के ऊपर साइनाइड लगा हुआ था और ये देखकर नम्बी टूट जाता है। अब मीडिया और बाकी लोग जो होते हैं वो नम्बी की योग्यता पर बहुत सवाल उठाते हैं और उसको काफी बुरा भला कहा जाता है और इस केस ने नम्बी को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। लेकिन तभी अनीता उसे कॉल कर समझाती है और उसको संभालती है, लेकिन वो दिल से पूरी तरह टूट गया था। अब अगले दिन एक सफाई करने वाली लेडी को एक फोन मिलता है जिसमें लास्ट विक्टिम के बारे में प्री रिकॉर्डेड वीडियो थी। वो लेडी इसके बारे में पुलिस को बताती है और उसके बाद पुलिस उस फोन की वीडियो को अपने डिपार्टमेंट में चलाती है। यहाँ पर वीडियो में एलागार बताता है कि उसका आखिरी विक्टिम का नाम एन से होगा, लेकिन यहाँ पर वो वीडियो में बोलते वक्त नम्बी का नाम लेता है और कहता है कि नम्बी सर, मतलब कि उसका इशारा सीधा नम्बी पर था। लेकिन ये पॉसिबल कैसे था? और सबसे बड़ी बात यहाँ पर एलागार को कैसे पता था कि नम्बी ही इस केस को संभालेगा? नम्बी इन सबको नहीं मानता। वो कहता है कि वो उसका विक्टिम हो ही नहीं सकता क्योंकि वो कोई पब्लिक एक्टिविस्ट तो है ही नहीं। लेकिन नम्बी कॉलेज टाइम पर एक एक्टिविस्ट रह चुका है, मगर इससे ये साबित तो नहीं होता कि नम्बी ही वो विक्टिम होगा। अब नम्बी यहाँ इस चीज को बिल्कुल नकार देता है क्योंकि उसके हिसाब से ये कोई वुमेन राइट एक्टिविस्ट हो सकता है, वो नहीं हो सकता। तब सीनियर ऑफिसर कहता है कि नम्बी को फिर भी संभल कर रहना होगा क्योंकि अगर उसे कुछ हो गया तो लोगों को लगेगा कि पुलिस खुद अपनी रक्षा नहीं कर पाई तो उनकी
लड़की क्या करेगी। अब यहाँ नंबी ये कहता है कि ठीक है, वो खुद को संभाल कर रखेगा, लेकिन इसके बावजूद उन्हें और इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, इसलिए वो लोग इन्वेस्टिगेशन जारी रखते हैं। इसी बीच नंबी को उसका टेक्नीशियन बताता है कि इस वीडियो की फ्रेम पहले वाली वीडियो से और भी बड़ी है, इसका कोई ना कोई मतलब होगा। तब नंबी बैकग्राउंड में उसी नोटबुक को देखता है जो कि जले हुए सामान में से मिली थी। नंबी समझ गया था कि ये नोटबुक किसी तरफ तो इशारा कर रही है। तब जल्दी से नंबी उस एविडेंस रूम के अंदर किताब को देखता है जिसकी खाली पन्नों पर कुछ केमिकल लगे हुए थे, जिसे आग के सामने लाते ही उसमें एलागार के घर का नक्शा दिखने लगता है। और उसमें से एक रूम जो एलागार ने हाईलाइट किया था वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ठीक से चेक नहीं करा गया था, लेकिन नंबी अब दोबारा उस रूम को चेक करने जाता है जहां पर बीच में दरगाह आती है, जहां पर काफी भीड़ जमा थी। और इसी भीड़ के बीच बलराम के गुंडे भी मौजूद थे जो कि नंबी को मारना चाहते थे, लेकिन वो सही मौका ढूंढ रहे थे। और इसी बीच एलागार की तरफ से एक मैसेज कोड होकर वहां पर खड़े सभी लोगों के फोन में आ गया था, जिसके अंदर लिखा हुआ था अगली बारी तुम्हारी है। और इससे वहां पर हड़कंप मच जाता है, जहां पर सभी लोग नंबी को घेर लेते हैं। तभी वहां पर वो गुंडे आते हैं जिनसे नंबी लड़ता है और आगे बढ़ता है। अब दूसरी तरफ नंबी के साथियों को पता लगता है कि एक नलिनी नाम की लेडी गायब है, जो कि असल में एक ट्रांसजेंडर थी और वो करीब एक हफ्ते से गायब है। उन्हें लगता है कि वही अगली विक्टिम होगी। इधर नंबी एलागार के घर पहुंचता है और वो एलागार के उस रूम में जाता है जिसे एलागार ने हाईलाइट किया था। वहां पर अब वो सुराग ढूंढने की कोशिश करता है कि तभी वो बेड के बिस्तर को हटाकर देखता है, जहां पर शॉकिंगली उसको एक पूरा बेसमेंट मिलता है। नंबी उस बेसमेंट में जाता है जहां पर उसके आगे एक रूम आता है और उस रूम के अंदर कदम रखते ही वो एक ग्लास के केज में बंद हो गया था। और तब शुरुआत होती है एक आखिरी रिकॉर्डिंग की, जहां पर एलागार वीडियो के जरिए नंबी का स्वागत करता है। एलागार उसे उसकी कहानी का हीरो बता रहा था, विच मीन्स कि एलागार ने पहले दिन पर जिस हीरो का जिक्र किया था जो कि गायब था, वो कोई और नहीं नंबी खुद है। लेकिन यहाँ एलागार बोलता है कि उसने ये सब प्लान किस तरह से किया था, उसकी कैलकुलेशन कितनी सही थी, उसे सब पता था। उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से काम वाली लेडी को उसकी रिकॉर्डिंग वाला फोन मिलने वाला था और उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से आशा अपने पति की डेथ एनिवर्सरी पर जाने वाली थी, यानी कि उसकी ग्रेव पर। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट अभी भी यही था कि नंबी उसका आखिरी विक्टिम है या फिर नहीं, और एलागार अपने मुंह से कुछ नहीं बताता। इसी बीच उस केज के अंदर पानी भरने लगता है और वो पानी धीरे धीरे भर रहा था, लेकिन नंबी किसी तरह से उस ग्लास को तोड़कर बाहर आ गया था। और तभी उसके साथी भी वहां पर पहुंच जाते हैं, जहां पर वो नंबी को देखते हैं जो कि एलागार के ट्रैप से बच गया था। लेकिन नंबी कहता है कि ये सब अभी खत्म नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि नंबी को पता था कि अगर एलागार को उसको खत्म करना होता तो वो बहुत पहले कर देता, या फिर ऐसा कमजोर कांच तो बिल्कुल नहीं बनाता। खैर तभी उसके साथी उसको ये बताते हैं कि एक नलिनी नाम की ट्रांसजेंडर हफ्ते भर से गायब है, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि वो कहाँ है। तब नंबी सरफेस को देखता है जो कि खोखला साउंड कर रहा था। वो उस सरफेस को हटाता है और उसे वहां पर नलिनी मिल जाती है जो कि ऑक्सीजन पर जिंदा थी, और यहाँ पर वो उसे हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। तो यहाँ पर जो रियल विक्टिम थी वो कोई और नहीं बल्कि नलिनी खुद थी। लेकिन नलिनी अब बच चुकी थी और केस सॉल्व हो गया था। जिसके बाद कॉन्फ्रेंस में हम नंबी को देखते हैं। नंबी से पूछा जाता है कि एलागार ने आखिरकार ये सब किया क्यों। तब नंबी सबको बताता है कि ये सब उसने किया था अटेंशन के लिए, लेकिन खुद के लिए नहीं बल्कि इन लोगों के लिए। देखा जाए तो ये जितने भी लोग थे या फिर ये एक्टिविस्ट जो थे, वो यहाँ पर सभी लोगों के लिए आवाज उठाते थे, समुद्र के लिए आवाज उठाते थे, और ये सभी लोग हीरो थे। लेकिन किसी ने भी इनको जीते जी अप्रिशिएट नहीं किया। सभी लोग उन्हें इग्नोर करते हुए आए थे और इनके कामों को कभी किसी ने नहीं देखा, जैसे कि एलागार के कामों को सबने इग्नोर किया। और ये सोसाइटी की वो पिलर्स थे जिन पर लोगों का ध्यान कभी गया ही नहीं, और इनको इनके अच्छे कामों के बावजूद भी बुरी तरह से जज करा गया। सोसाइटी ने खुद इन्हें बैकस्टैप करा। अब जैसे अशोक था, वो आर्मी के अंदर था और उसने अपने 6 साथियों की जान बचाई थी, लेकिन उसकी इतनी हैसियत भी नहीं थी कि वो एक अच्छी ढंग की नौकरी कर सके, और इसलिए उसे गार्ड बनना पड़ा, जो कि यहाँ पर सोसाइटी के फेलियर को दर्शाता है, गवर्नमेंट के फेलियर को दर्शाता है। अब रजिया जो बच्चों को डांस सिखाना चाहती थी, उसे भी कोई अप्रिशिएशन नहीं मिला सिवाय टॉन्ट और सोसाइटी के नेगेटिव प्रेशर के। सेम बाकियों के साथ भी था, किसी ने उन्हें अप्रिशिएट नहीं किया। सेम एलागार के साथ भी था। एलागार एक अच्छा राइटर था, लेकिन उसके काम को आज तक किसी ने नहीं देखा, और एलागार का मकसद यही था कि वो लोगों का अटेंशन उन लोगों की तरफ लाए जो कि अप्रिशिएशन के काबिल होते हैं। लेकिन उसका तरीका बिल्कुल गलत था, साइको वाला था। जिसके बाद सीन चेंज होता है जहां पर नंबी अपने साथियों के साथ बैठा हुआ था। तब उसका साथी उसे एक नोटबुक देता है जो कि उसे एलागार के घर से मिली थी। यहाँ उस नोटबुक में आर्यन की कहानी लिखी हुई थी, जिसमें एलागार ने लिखा था कि वो नंबी के पीछे ही था और नंबी पर वो सालों से नजर रख रहा था, विच मीन्स कि उसने उसे हीरो बनाया था और उसकी स्टोरी में लास्ट विक्टिम वही था। तो इसका मतलब ये है कि ये कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है, और अब नंबी का चेहरा फिर से पूरी तरह से नम हो गया था। और बूम, इसी के साथ में आर्यन मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों ये थी आर्यन फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी, जो कि सोसाइटी की कई सारी चीजों को एक अलग वे में प्रेजेंट करती है। साथ ही साथ आखिरी में जो नलिनी बच गई थी वो इस पूरी की पूरी कहानी की सोल सर्वाइवर बचती है, जो कि इस पूरी कहानी का फेस बन चुका था और अब शायद से सारे लोग उस पर बेटर ध्यान देंगे। और बात रही शुरुआत वाले सीन के बारे में, तो वो एलागार ही था जो कि यहाँ पर पूरे जंगल के अंदर आग लगा रहा था। अब देखो, हो सकता है शुरुआत में एलागार ने किसी और को भी मारा होगा शुरुआत करने के लिए इस पूरी की पूरी कहानी की, क्योंकि जैसा कि एलागार ने यहाँ पर ये बोला था कि उसने पहले ही नंबी पर 6 साल से नजर रखी हुई थी। और यहाँ पर ये जंगल वाला सीन था वो वही सेम जंगल वाला सीन है जो कि मूवी की शुरुआत में दिखाया गया। अब हो सकता है कि यहाँ पर किसी विक्टिम की डेड बॉडी को या फिर कोई भी यहाँ पर जो था उसको यहाँ पर एलागार ने आग लगा दी थी और इस कहानी की शुरुआत कर दी थी। यानी कि पहले से ही यहाँ पर उसको अपना हीरो एलागार ने मान लिया था, यानी कि नंबी को। अब देखो, यहाँ पर एंडिंग जो है वो काफी ज्यादा एम्बिगुअस है। अब यहाँ पर किसी को भी आइडिया नहीं है कि जो फाइनल विक्टिम थी वो नलिनी थी या फिर यहाँ पर नंबी था, और इसलिए ही नंबी के चेहरे का रंग उड़ चुका था। तो यहाँ बेसिक फंडा तो ऑलरेडी समझ में आ चुका है कि आखिरकार एलागार जो था वो करना क्या चाहता था। क्योंकि देखो, पुलिस डिपार्टमेंट भी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पर काफी चीजें गलत होती हैं, तो हो सकता है कि शायद यहाँ पर अब नंबी अगला टारगेट हो सकता है और इस चीज की प्लानिंग भी पहले से करी गई होगी। एलागार पहले से जानता होगा कि हाँ, नंबी जो है वो केस को सॉल्व तो कर लेगा, लेकिन शायद से कुछ दिन का ब्रेक देने के बाद में उसके ऊपर खतरा अभी भी आ सकता था। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको पूरी की पूरी आर्यन फिल्म की कहानी समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए